आगे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी में कि ये जो आपको पेप्टिक अल्सर मिलेंगे वो कैसे होंगे आपके सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब होता है सिंगल होंगे। 80% केसेस में वो सॉलिटरी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको डायमीटर मिलता है जो होता है लेस देन 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर आपको मिलता है। लेकिन यदि आपको 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलता है तो ये डीपर अल्सर होगा। ठीक है ना? 0.3 सेंटीमीटर का मिलता है कॉमनली, लेकिन 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा, डीपर होगा। राउंड टू ओवल शेप होता है। कैसा होता है? राउंड टू ओवल शेप होता है। शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट मिलता है आपको। शार्पली शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट मिलता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि जब पेप्टिक अल्सर की जो आप देखेंगे तो कैसा मिलेगा? शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट मिलेगा। बेस ऑफ पेप्टिक अल्सर कैसा होता है? स्मूथ एंड क्लीन होता है। बेस ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेप्टिक अल्सर का जो बेस होता है, ठीक है, आपने अल्सर पढ़ेंगे तो उसमें एक बेस होता है। ठीक है, तो बेस जो होता है, जो गड्ढा जो दिख रहा है आपको, ये अल्सर ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो गड्ढा होता है वहां पर क्या हो, स्मूथ होता है, वो कैसा होता है? क्लीन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये है मॉर्फोलॉजी इसकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी तक यदि आपको लिखने की बात आएगी तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखनी है? पैथोलॉजी तक लिखनी है। ठीक है ना? अब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये हम बात करेंगे आपके सर्जरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर ये भी आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अपन को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन हमको इसमें बहुत कॉमनली क्या मिलता है? कॉम्प्लिकेशन हमको मिलते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग आपको मिलती है। क्या मिलती है आपको इसमें? ब्लीडिंग आपको मिलती है। और वो भी क्या होगी? इंटरनल ब्लीडिंग मिलती है। ठीक है, जब आपको पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। और वही कौन सी ब्लीडिंग मिलेगी? इंटरनल ब्लीडिंग मिलेगी। लगातार आपके जो अल्सर है वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा ब्लड लॉस होता रहेगा। क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड मिलेगा। और जब भी क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनीमिया, या एनीमिया कॉज करता है, फॉर कॉजिंग ऑफ एनीमिया, हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज कर, और खासकर वो करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोड्यूस करता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग होती है। आपको याद रख लेना, यदि पेप्टिक अल्सर का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है इसको ब्लीडिंग हो रही है, लगातार धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है, और लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, और उसमें आपको एनीमिया है, वो भी कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकेंड हम बात करेंगे कि यदि ड्यूडनल अल्सर से ब्लड लॉस हो रहा है तो वहां पर कौन सी आर्टरी से ब्लड लॉस होता है? पोस्टीरियर ड्यूडनल आर्टरी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। यदि हम बोलेंगे ड्यूडनल अल्सर है तो वहां पर ब्लड लॉस हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन आर्टरी कौन सी है? आर्टरी का नाम है, आपको याद रखना है, वो है पोस्टीरियर ड्यूडनल आर्टरी। और उसमें ब्लड लॉस होता है। और वो हमेशा जो ब्लड लॉस होता है वो लैट्रिन में निकलता है। और लैट्रिन काले रंग की होती है, इसे हम बोलते हैं मेलिना। हम क्या बोलते हैं इसे? मेलिना बोलते हैं। ठीक है, लैट्रिन कैसी होती है? काले रंग की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेलिना बोलते हैं। दूसरी हम बात करेंगे स्टमक से आपको ब्लड लॉस होती है। यदि स्टमक में मतलब आपको ये ड्यूडनल अल्सर की हम बात करें, ड्यूडनल अल्सर की बात करें, वहाँ ब्लड लॉस हो रहा है, आर्टरी का नाम क्या है? पोस्टीरियर ड्यूडनल आर्टरी है। और इसमें हमेशा जो ब्लड होगा वो लैट्रिन के द्वारा होगा। और जब लैट्रिन में ब्लड आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेलिना। मेलिना बोलते हैं, आपको याद रखना है। जब हमको लैट्रिन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसमें हमको ब्लड दिखता है, तो हम उसे बोलते हैं मेलिना। अगली हम बात करते हैं स्टमक से आपको, ये हम बोलेंगे आपका गैस्ट्रिक अल्सर आपको है। और गैस्ट्रिक अल्सर में जो आपका है वहाँ ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस आर्टरी का नाम है, एग्जैक्टली वो कहाँ से हो रहा है? एंट्रम पार्ट का बात करेंगे तो एग्जैक्टली कौन सी आर्टरी है? गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो ब्लड लॉस होता है उससे। और ये हमेशा आपको माउथ या मतलब वॉमिटिंग के द्वारा ब्लड लॉस आपको मिलेगा। और इसे हम बोलते हैं हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस मतलब जब वॉमिटिंग में ब्लड आता है तो हम बोलेंगे हेमेटेमेसिस। तो स्टमक अल्सर में जो ब्लड लॉस होगा वॉमिटिंग के द्वारा होगा। ड्यूडनल अल्सर में जो ब्लड लॉस होगा वो लैट्रिन के द्वारा होगा। लैट्रिन में ब्लड जाएगा तो मेलिना बोलेंगे। आर्टरी कौन सी होती है? पोस्टीरियर ड्यूडनल आर्टरी होती है। स्टमक की बात करेंगे, वॉमिटिंग के द्वारा होता है, इसे हेमेटोमेसिस बोलते हैं। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको याद रखना है।
ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो कॉज़ होता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन, मतलब वहाँ पर छेद हो सकता है आपके, जहाँ पर भी अल्सर हुआ है, परफोरेशन होता है। ये आपको एंटीरियर वॉल में मिल सकता है, पोस्टीरियर वॉल में भी मिल सकता है। जब भी परफोरेशन हो सकता है, वो आपको वहाँ पर क्या होगा, सीवियर सडन एब्डोमिनल पेन मिलता है। जब भी परफोरेशन होता है, सीवियर सडन एब्डोमिनल पेन मिलता है, ठीक है? ये आपको मिलेगा। जब परफोरेशन हो जाएगा, तो वहाँ से जो आपका मटेरियल है, वो आपके पेट में, मतलब एब्डोमेन में या पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा। और जब पेरिटोनियल कैविटी में आएगा, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करे, तो क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। तो सबसे पहले सीवियर सडन एब्डोमिनल पेन मिलता है। एंड जब लगातार वहाँ का जो है परफोरेट होने के कारण वहाँ से जो मटेरियल है लगातार रिस रिस कर पेरिटोनियल कैविटी में आता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब आपके एब्डोमिनल पार्ट में आएगा। एंड लगातार ब्लड लॉस होगा ज़्यादा, तो आपको शॉक मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ मिल सकता है सेप्टिक शॉक मिल सकता है ड्यू टू पेरिटोनाइटिस हम बोल सकते हैं, या ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो आपको मिल सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक। लगातार ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा तो सेप्टिक शॉक आपको वहाँ पर मिल सकता है। और पेरिटोनाइटिस के कारण क्या होता है, पेनक्रियाज में भी इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, पेनक्रेटाइटिस आपको मिल सकता है, और इसमें कई बार डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? तो परफोरेशन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आपको याद रखना, कॉम्प्लिकेशंस होता है। आगे हम बात करेंगे फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस जो होती है, लगातार जब वहाँ पर अल्सर होता है, और यदि आपकी बॉडी लगातार हीलिंग करती है, लगातार हीलिंग करती है, इंजरी होती है फिर हीलिंग होती है, लंगा इंजरी हीलिंग, इंजरी होगी फिर हीलिंग होगी, इंजरी होगी हीलिंग होगी, चलता रहेगा, ठीक है ना? तो लगातार वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फाइब्रोसिस होने लगती है। और फाइब्रोसिस मतलब होता है कि वहाँ पर ऐसी सेल आने लगती हैं जो स्टमक की सेल्स नहीं है, मतलब नॉर्मल जो सेल्स स्टमक की होती हैं वो नहीं होती। मतलब एक प्रकार से हम बोलेंगे, एक रोड बनी हुई है और उस रोड में गड्ढा हो गया, हमने बाहर से नया डामर लाके लगा दिया, ठीक है ना? तो जो नया जो गड्ढे को भरा जो डामर है और जो पुराना डामर है, इसमें अंतर आ गया है, ठीक है ना? वैसे ही होता है कि यहाँ लगातार यहाँ पर अल्सर बन रहा था, इंजरी हो रही थी, तो क्या हुई, हमारी बॉडी ने वहाँ पर हीलिंग लगातार करती रही, और एक प्रकार बाद में एक नॉर्मल सेल ही है, वो नॉर्मल सेल है, लेकिन वो उस सेल से जो स्टमक की सेल से उससे मैच नहीं करती है, मतलब उस टाइप के उसका मतलब फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन वाइज नहीं होगी, और वो पर वो आके गस कैविटी को फिल कर देगी, तो हम उसमें बोलेंगे फाइब्रोसिस हो जाएगी। और जिस कारण से वो जब लगातार वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है, स्कारिंग वहाँ पर लगातार होती है, तो ल्यूमन कैसे हो जाता है, आपका नैरो होने लगता है, यहाँ पर नैरो हो जाएगा। और जिस कारण से आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको वहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है? तो लगातार इंजरी, लगातार अल्सर बनेगा फिर हील होगा, अल्सर बनेगा हील होगा, ऐसा चलता रहेगा लगातार, तो फाइब्रोसिस हो जाएगी, जिस कारण से वहाँ का जो रास्ता है वो नैरो हो जाएगा, मीन डायमीटर नैरो हो जाएगा, एंड ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलेगा। एंड लास्ट मिल सकता है मैलिग्नेंसी रिस्क मिलती है, खासकर वो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के लिए याद रखना है, ड्यूडनल अल्सर में नहीं मिलती है। गैस्ट्रिक अल्सर में आपको क्या मिलती है, यहाँ पर याद रखना है, गैस्ट्रिक अल्सर में आपको मिलता है, मोस्ट कॉमन रिस्क हो सकता है, ठीक है? गैस्ट्रिक अल्सर में का आपका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की याद रखना है, ड्यूडनल अल्सर में आपको नहीं होता। तो चौथा कॉम्प्लिकेशन आपको ये मिल सकता है गैस्ट्रिक अल्सर को लेके, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग पहले देखते हैं कि ये क्या होगा, आपको क्रोनिक मिलेगा, क्रोनिक होगा, जो आपको प्रेजेंटेशन होगा अल्सर का क्रोनिक होगा, लंबे समय से होगा। रिकरिंग बार-बार लीज़न आपको मिलेगा, ठीक है? ये मिडल टू ओल्ड एज, मतलब मिडल एज और ओल्ड एज या ओल्ड एडल्ट में आपको मिडल एज से ओल्ड एज के बीच में कॉमनली मिलेगा। इसमें कॉमनली सिम्पटम क्या मिलेगा आपको? एपिगैस्ट्रिक बर्निंग या एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन या एकिंग पेन मिलेगा। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन या एपिगैस्ट्रिक बर्निंग मिलेगा, या एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगा, या एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन हम बोल देंगे, एकिंग पेन आपको मिलेगा, ठीक है ना? और ये जो एपिगैस्ट्रिक
पेन आपको मिल रहा है या जो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन आपको जो मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। गैस्ट्रिक अल्सर की हम बात करेंगे तो खाना खाने के बाद आपको दर्द होता है, जो मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ। खाना खाने के बाद आपको दर्द होगा, खाली पेट रहेंगे दर्द नहीं होगा गैस्ट्रिक अल्सर में। लेकिन खाना खाने के बाद आपका दर्द कम, खाना खाए दर्द आपको होने लगा, दैट मीन्स वो गैस्ट्रिक अल्सर है। खाना खाए आपको दर्द चला गया, दैट मीन्स वो ड्यूडनल अल्सर है, ठीक है ना? फिर से हम बात करेंगे, खाना खाते हैं दर्द होता है गैस्ट्रिक अल्सर, खाली पेट रहते हैं दर्द नहीं होता है गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब खाना खाते हैं दर्द होता है, खाली पेट रहते दर्द नहीं होता है, ठीक है ना? ड्यूडनल अल्सर की बात करेंगे, खाना खाने से दर्द गायब हो जाता है और खाली पेट होने से दर्द बढ़ जाता है। तो ये है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो आप ऐसे याद रखें, खाना खाए दर्द हो रहा है गैस्ट्रिक अल्सर, खाना खाए दर्द गायब हो गया ड्यूडनल अल्सर, आप ऐसे याद रखें, ठीक है? और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होता है ये आपको इसमें याद रखना होता है, ठीक है ना? लेकिन हम ड्यूडनल समय को चीज़ होती है, आपने खाना खाए दर्द गायब हो गया, 3 घंटे के बाद, लगभग 3 घंटे के बाद फिर आपको दर्द चालू लगता है, क्योंकि आपका पेट खाली होता है, फिर दर्द आपको होने लगता है, ठीक है? इसके अलावा आपको एनीमिया मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है, क्योंकि लगातार ब्लड लॉस होगा, क्रोनिक ब्लड लॉस होगा, चाहे वो लैट्रिन से होगा तो मेलिना बोलेंगे, वॉमिटिंग से होगा तो हेमेटोमेसिस हम बोलेंगे, ठीक है? हैमरेज हो सकता है, इंटरनल हैमरेज आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एनीमिया मिलेगा, या हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक आपको मिल सकता है, ठीक है? एंड लास्ट हम बात करेंगे, परफोरेशन आपको मिलता है, तो आपको वहाँ पर पेरिटोनाइटिस मिल सकता है, या सेप्टिक शॉक हमको वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है ना? आगे हम बात करेंगे, हमने भी बात करी जो पेन है, पेन जो है खाना खाए हमने ठीक हो गया, लेकिन 1 से 3 घंटे के बाद फिर आपको दर्द चालू हो गया, ये आपको मिलता है, आपको ड्यूरल अल्सर में मिलता है। पेन जो होता है एग्रावेट होता है रात के टाइम में, मतलब रात के टाइम में खाली पेट होने पर आपको होता है, ये भी ड्यूरल अल्सर में मिलेगा। जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉक्टर्नल पेन बोलेंगे। नॉक्टर्नल पेन मतलब रात में पेट में दर्द होता है, रात में पेट में जलन होता है, मतलब खाली पेट होने में जलन होता है, वो कहाँ मिलेगा हमको, ड्यूरल अल्सर में मिलेगा, ठीक है ना? आगे हम बात करेंगे, रिलीफ होता है खाना खाने से, अल्कलाइन लेने से, फूड खाने से, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी ड्यूरल अल्सर का सिम्टम होता है, ठीक है ना? 1 घंटे खाना खाने के 1 से 2 घंटे 3 घंटे के बाद दर्द हो रहा है तो ड्यूरल अल्सर है, ठीक है ना? रात में होता है ड्यूरल अल्सर है, और खाना खाने से कम हो जाता है, कुछ रिलीफ अल्कलाइन पीने से रिलीफ कम हो जाता है तो ड्यूरल अल्सर है। नौजिया मिल सकता है, वॉमिटिंग मिल सकता है, एंड बेल्चिंग आपको मिल सकती है, ठीक है? डकार आपको मिलेगी, उल्टी मिलेगी, नौजिया मिलेगा, ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशन कौन-कौन से आपको कराना चाहिए, यदि आपका पेप्टिक अल्सर होता है या पेशेंट आता है, तो कन्फर्मेटी करने के लिए पहले हम करते हैं गैस्ट्रोड्यूडनल ड्यूडनोस्कोपी, गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी, या हम इसे बोलते हैं ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी। क्या बोल देंगे आप? पहला हम बोलेंगे क्या? याद रखना है आपको, गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी बोल देंगे, गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी, या ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी बोलेंगे, ईजीडी भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये फर्स्ट टाइम विजिट पेशेंट, जब आपके पास पहली बार पेशेंट आता है, पेट में दर्द बताता है, ठीक है ना? आपको सिम्टम बताएगा, खाना खाने के बाद दर्द बंद हो जाता है, ड्यूडनल अल्सर हम सोच सकते हैं, परसेप्शन बना सकते हैं दिमाग में, ठीक है? और खाना खाने के बाद दर्द होता था, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहली बार आया है, तो हमने फिर क्या किया, उसको पीपीआई नाम की मॉडर्न साइंस क्या करती है, अकॉर्डिंग टू, हम बात करें डेविडसन या पीजे मेहता हम बात करते हैं, तो वहाँ पर पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग देते हैं, ठीक है ना? वो ड्रग दी जाती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है? देते हैं, और उसके बावजूद भी सिम्टम कम नहीं होते देने के बाद, खाने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी हम लोग करवाते हैं, या अपर जीआई एंडोस्कोपी हम करवा सकते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है ना? ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यदि बोलेंगे पेप्टिक अल्सर का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, वो होता है आपका अपर जीआई एंडोस्कोपी, या हम बोलेंगे गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी, या इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी
एंडोस्कोपी हम बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जब हम ये टेस्ट करते हैं या गेंडोस्कोपी करते हैं तो अल्सर हमको विजुलाइज हो जाता है। एंड सेकंड, यदि हम वहाँ बायोप्सी भी करके हम एच पाइलोरी के बारे में पता भी कर सकते हैं, हम मेलिग्नेंसी के बारे में पता भी कर सकते हैं, एच पाइलोरी के बारे में पता भी कर सकते हैं एंड मेलिग्नेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। तो गोल्डन स्टैंडर्ड जो टेस्ट एंडोस्कोपी, इसका 3 फ़ायदे हैं। हम अल्सर को देख पाते हैं, बायोप्सी करके एच पाइलोरी का पता कर सकते हैं और मेलिग्नेंसी का भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पहला ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। सेकंड जो होता है, एच पाइलोरी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। तो पहले एच पाइलोरी टेस्टिंग कराते हैं, तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट हम कराते हैं, ठीक है? स्टूल एंटीजन टेस्ट हम कराते हैं एंड सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। पहला हम क्या कराएंगे, यूरिया ब्रीथ टेस्ट कराते हैं, स्टूल एंटीजन टेस्ट कराते हैं, ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन को पता करने के लिए। एंड स्टूल एंटीजन मतलब स्टूल में क्या हो रहा है, आपका जो है बैक्टीरिया आएगा तो वहाँ एंटीजन के रूप में, और आपकी बॉडी में यदि लगातार बैक्टीरिया होगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। तो एंटीबॉडीज को हम पता करते हैं किसके लिए, एच पाइलोरी वाली। तो सीरोलॉजिकल एंटीबॉडीज टेस्ट हम करते हैं, तो ब्लड में करेंगे एंटीबॉडीज का, लैटिन में हम लोग करेंगे एंटीजन का, एंड यूरिया ब्रीथ टेस्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट होता है सीरम गैस्ट्रिन लेवल। कहीं गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा तो नहीं है, इससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे जो होता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रिन फॉर्मिंग जो ट्यूमर होता है जिसे हम बोलते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम बोलते हैं, उस सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए भी सीरम गैस्ट्रिन लेवल हाई है ये पता करते हैं, यदि होगा तो ये हम सोच सकते हैं। एंड लास्ट हम करते हैं पेप्सिनोजन फर्स्ट और पेप्सिनोजन सेकेंड का हम लोग लेवल देखते हैं। यदि लो पेप्सिनोजन लो हमको मिलता है, पेप्सिनोजन फर्स्ट लो मिलता है, दैट मीन्स गैस्ट्रिक एट्रोफी हमको मिलती है। गैस्ट्रिक एट्रोफी कब मिलेगी, पेप्सिनोजन फर्स्ट हमको यदि लो मिलता है। तो ये टेस्ट हम करवाते हैं, कुछ आपको याद रखना है। एंडोस्कोपी करा लेंगे एच पाइलोरी के लिए, आपको यूरिया ब्रीथ करा लेंगे, स्टूल एंटीजन करा देंगे, सीरम एंटीबॉडी करा लेंगे, सीरम गैस्ट्रिन करा लेंगे, एंड लास्ट है पेप्सिनोजन फर्स्ट एंड सेकंड हम कराते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना।